जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए घटना चक्र की एक और नई सीरीज समान विज्ञान से संबंधित लेकर आया हूं। इस सीरीज में हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस एवं आईएएस प्री में पूछे गए उनको हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान की उप शाखाएं से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो दोस्तों जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कराता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कराता है। तो यह अध्ययन कराता है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा बड़ा समय ले लेता हूँ। तो दोस्तों जंतु विज्ञान अध्ययन कराता है जीवित एवं मृत जानवरों का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का अध्ययन है जंतु विज्ञान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो एरिस्टोटल माने जाते हैं, यानी अरस्तु माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है पक्षी। तो पक्षी का क्या हो जाता है दोस्तों? तो ऑर्निथोलॉजी हो जाता है पक्षी का। वंशागति का हो जाता है जेनेटिक्स। पर्यावरण का हो जाता है इकोलॉजी। और जीवाश्म का होता है पेलियो बायोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 जो ऑप्शन होगा दोस्तों वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। और बाकी जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जैसे फ्रेनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और पैलिनोलॉजी उनका अध्ययन क्या क्या कहलाता है? वो किससे संबंधित है? तो फ्रेनोलॉजी जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता एवं विक्षिप्तता का अध्ययन कराता है फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी जो है दोस्तों फूलों का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी जो है दोस्तों घास से संबंधित अध्ययन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एग्रोस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो घास से संबंधित अध्ययन है। फिर है दोस्तों पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी क्या है? तो विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैरासीटोलॉजी। दोस्तों कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बोला जाता है कीटों के अध्ययन को। बाकी जो शब्द दिए गए उनका भी अर्थ हम लोग देख लेते हैं। तो एक है दोस्तों इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो मत्स्य की संरचना कार्य की अध्ययन का अध्ययन इसमें किया जाता है। एंटोमोलॉजी क्या है दोस्तों? तो कीटों का अध्ययन है। पैरासीटोलॉजी में क्या होता है? तो परजीवियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर है मेलोकोलॉजी। तो मेलोकोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों मेलोकोलॉजी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों जनांकिकी। जनांकिकी जो है दोस्तों जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। अब देख लेते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो इकोलॉजी जो है दोस्तों, इकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सहजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स क्या होता है? तो जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। फिर है डेमोग्राफी यानी जनांकिकी या जनसांख्यिकी। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो विषाणुओं का यानी वायरसेस का इसमें अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनांकिकी यानी डेमोग्राफी हो जाएगा। अब देखते हैं इसे कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, याद रखना है दोस्तों, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब जो पॉइंट है दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो जन्म दर का, मृत्यु दर का, क्षेत्रीय संचरण का और सामाजिक गतिशीलता का, इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक और परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इथनोलॉजी। इथनोलॉजी जो है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है। तो है दोस्तों यहाँ पे टर्म इथनोलॉजी। तो इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन है। फिर है दोस्तों इथनोग्राफी। तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन जो कहलाता है दोस्तों उसे हम इथनोग्राफी कहते हैं। फिर है इथनोलॉजी। तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, इथोलॉजी के अंतर्गत। फिर है दोस्तों एथिक्स। तो एथिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नैतिक आचार एवं कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एथिक्स के अंतर्गत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बायोनिक्स कहते हैं। और ऐसे ही सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप कवर कर जाएं, आपको एग्जाम में ज़रूर ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बायोनिक्स क्या है दोस्तों? तो बायोनिक्स जीव जगत में होने वाले कार्य, गुण पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? बायोनिक्स कहलाता है। फिर है बायोनोमिक्स। तो बायोनोमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो इसमें जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। फिर है बायोनोमी। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवन के नियमों का अध्ययन कहलाता है क्या? बायोनोमी। फिर है बायोमेट्री। तो बायोमेट्री का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना। जब हम गणित और सांख्यिकी का प्रयोग करके जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं दोस्तों तो वो कहलाता है बायोमेट्री। तो ये सब जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों पैलियो वनस्पति के अंतर्गत इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? डी। अब देखते हैं पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर बिरबल साहनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे जितने भी टर्म दिए हुए हैं उनका क्या क्या अर्थ है। तो दोस्तों एपी कल्चर क्या है? तो एपी कल्चर है दोस्तों व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपी कल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? तो पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। फिर है सेरीकल्चर के अंतर्गत कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन इसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। किसके अंतर्गत? सेरीकल्चर के अंतर्गत।
फिर है फ्लोरिकल्चर, तो सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, एक है हॉर्टिकल्चर और एक है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, जबकि हॉर्टिकल्चर में पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, दोनों अलग अलग टर्म हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी का पालन कहलाता है, तो मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है दोस्तों, तो एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है। फसलों की जो खेती है एग्रोनॉमी, ये भी सही है दोस्तों। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है, याद कीजिए। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, देख लीजिए, पुष्प एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है। तो इस हिसाब से ये जो आंसर है दोस्तों, सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर कहलाती है, बिल्कुल गलत है। फलों की खेती क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये पोमोलॉजी कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ओलेरीकल्चर कहा जाता है सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर जो है दोस्तों शहद की मक्खी से संबंधित अध्ययन है, सही है। सेरीकल्चर जो है सिल्क वर्म से, ये भी सही है। पीसीकल्चर जो है दोस्तों लाख का कीड़ा से नहीं बल्कि मत्स्य पालन से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर है जो दोस्तों वो फूलों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इसमें जो है दोस्तों वो गलत है। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है दोस्तों, तो लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन है, यह बिल्कुल सही है। फिलोलॉजी है दोस्तों, यह डाक टिकटों का संग्रह, बिल्कुल गलत है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, यह भी गलत है दोस्तों। आइकोनोलॉजी जो है दोस्तों यह कीट पतंगों का अध्ययन है, बिल्कुल यह भी गलत है। तो इसका आंसर केवल हो जाएगा दोस्तों लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दों का संकलन, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन या संयोजन का अध्ययन है दोस्तों। फिलोलॉजी भाषा की संरचना, याद रखना है, एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन कहलाता है फिलोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। और आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों लेक्सिकोग्राफी क्या है, तो लेक्सिकोग्राफी क्या है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। लेक्सिकोग्राफी जो है शब्द के संयोजन से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटीकल्चर जो है अंगूर के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, कीट संवर्धन क्या है। तो दोस्तों कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है दोस्तों। और यह 56 और 259 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो केंचुआ का प्रयोग किया जाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है दोस्तों, तो उसे हम लोग अर्थ वर्म कहते हैं। वर्मी कल्चर को वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है दोस्तों। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों जेरोंटोलॉजी में हम लोग वृद्धि का अध्ययन करते हैं, वृद्ध का अध्ययन करते हैं, यानी बूढ़े लोगों का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां स्थिर हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवा अवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए
शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। तो इसके अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो दोस्तों जेनेटिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो आनुवांशिकता एवं विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता एवं विचरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, तो जेरोंटोलॉजी कहलाता है ये। तो जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखना, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है, तो कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन इसमें किया जाता है। टेरेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है ये क्या, टेरेटोलॉजी। फिर ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पहले ही क्वेश्चन मैंने इस पर करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है और टेरेटोलॉजी जो है दोस्तों शारीरिक विकास में होने वाली असमानताओं का इसमें अध्ययन किया जाता है और ऑर्निथोलॉजी इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जीर्ण यानी वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। फिर है दोस्तों पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। तो पैडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों, तो मिट्टी से संबंधित है। तो पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होता है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है किससे होता है, तो वेदरिंग से यह निर्मित होता है। कौन सा, मिट्टी, यानी सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, वेदरिंग यानी अपक्षय से निर्मित होता है। नेक्स्ट है ऑस्टियो का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियो का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। तो ऑस्टियोलॉजी है दोस्तों, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अस्थियों एवं हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सीडोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी में दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन कहा जाता है दोस्तों। तो ये सब जितने भी वर्ड हैं दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो यह किस शाखा के अंतर्गत होती है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है इसका अध्ययन। नेक्स्ट है दोस्तों सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सांपों का अध्ययन करते हैं। तो सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों, आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो उभयचरों ये तथा सरीसृपों का यानी रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। यानी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और नीथोलॉजी पहले भी मैंने बता दिया, पक्षियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है दोस्तों, तो इसमें जो साइकोलॉजी है वो बेमेल है दोस्तों, क्योंकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इनसे अलग विद्या है दोस्तों। तो साइकोलॉजी का हिंदी होता है मनोविज्ञान, जो कि इन तीनों से वह भिन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों साइकोलॉजी होगा। फिर है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों, तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन का अध्ययन कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। तो ये याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है दोस्तों भूमि में पौधे नहीं उगाया जाता है। अब हम लोग दोस्तों जैव विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन
विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी दोस्तों? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस है दोस्तों वो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या उपस्थित था। तो मेथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें जो थी दोस्तों वह उपस्थित थी। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। तो पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ है दोस्तों? तो ये है 2000 वर्ष पूर्व। तो याद रखना है, काफ़ी लंबा है। तो ये करीब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है दोस्तों पृथ्वी पर जीव का उद्गम। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ है? तो 2 अरब वर्ष पूर्व। और पृथ्वी की आयु कितनी है दोस्तों? तो आपको याद रखना है पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। और जीव की उद्गम कब हुआ है? तो जीव का उद्गम हुआ है 2 अरब वर्ष। ये दोनों फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे। ये भी याद रखना कि प्रारंभ में जो जीव थे वो कैसे थे? तो एक कोशीय थे, यानी यूनिसेलुलर थे। फिर बाद में बहुकोशीय यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नील हरित शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सेल है। तो ये भी याद रखना है कि जीवाणु और नील हरित जो सवाल है दोस्तों वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है दोस्तों नील हरित शैवाल है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। यह प्रथम जीव है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, यह प्रथम जीव है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि यह प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो यह किस पर आधारित है दोस्तों? तो ओवर प्रोडक्शन, ये बात सही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, ये भी बात सही है दोस्तों। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तीनों पर आधारित है डार्विन का प्राकृतिक वर्णनवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अब देख लेते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो कहाँ के विकासविद थे? जैव विकासविद थे। तो वो इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णनवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, और ये कब छपी थी दोस्तों? तो 1859 में यह छपी थी। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णनवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एवं वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। और ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह लिखी गई है। और ये बीपीएससी प्री में पूछा भी गया है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद है। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाले यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना है दोस्तों।
जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? दोस्तों जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था सर्वप्रथम जय विकास को, यानी एवोल्यूशन को। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जय विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे वो, जीन बैटिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक, ये भी सवाल पूछा गया है दोस्तों कि फिलॉसफी जियोलॉजिक किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह लैमार्क के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी इसे कहते हैं दोस्तों। तो याद रखना है कि फिलॉसफी जूलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लैमार्क के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का यानी म्यूटेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया है। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री, ये भी याद रखना है कि कहाँ के रहने वाले थे? ह्यूगो डी ब्रिज। तो हॉलैंड के वो पादप शास्त्री थे ह्यूगो डी ब्रिज। इनके अनुसार नई जाति यानी स्पीसीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण यानी उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्पत्ति यानी म्यूटेंट कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज यानी इवनिंग प्रिमरोज पर किया है। तो ये भी याद रखना है कि किस पे अपना प्रयोग किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? तो सांध्य प्रिमरोज पर किया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? अभी मैंने बताया उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है। विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। तो देखते हैं कि ए का 4 ऑप्शन किसमें है? तो ए का 4 और बी का 3 चार्ल्स डार्विन ने दिया है दोस्तों। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ देख लेते हैं। तो एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है दोस्तों बीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना प्रस्तुत की थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4-3-1-2। तो 4-3-1-2 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, वो हो जाएगा बी। तो दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और ये एक नया चीज़ आया है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बीडल और टैटम के द्वारा। और ओपेरॉन अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जैकब और मोनोड के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों विकास का मुख्य कारण है। तो विकास का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्णन यानी नेचुरल सिलेक्शन है। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्णन यानी नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्णन या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों यानी जीनोटाइप्स तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो इसे स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से इसे स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों सांपों में अंगों का लोप होना। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी है यानी वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है दोस्तों जिसे हम लोग अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में जब
आदि मानव लोग घास फूस ये सब खाते थे तो उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो ये ऑर्गन जो है काम करना बंद कर दिया। अब ये शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में यह पड़ा रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शरीर में एक अवशेषी अंग हमारा है, उसका नाम है अपेंडिक्स। लैमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में लुप्त हो गई है? तो यह किसके बारे में कहा जाता है दोस्तों? तो यह चीता के बारे में बोला जाता है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो दोस्तों आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन है। तो क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमियोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नन शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा तथा इसका कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर था। तो ये याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है क्रो-मैग्नन से जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो एक प्रकार का डायनासोर का जीवाश्म है, एक आदि मानव जाति है, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र है, या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प है। तो इसका आंसर है दोस्तों यह एक आदि मानव जाति है, डेनिसोवन। डेनिसोवन जो है दोस्तों एक आदि मानव जाति है यानी स्पीसीज है। तो डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेष से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तार होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध में की गई थी। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसिन काल यानी लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथाल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है दोस्तों। तो यानी अभी इस पर शोध बाकी ही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आर्कियोरेप्टिक्स हैं। तो आर्कियोरेप्टिक्स क्या है दोस्तों? तो यह जुरैसिक युग के सर्व पुरातन पक्षी हैं। जुरैसिक युग के सर्व पुरातन पक्षी को आर्कियोरेप्टिक्स कहा जाता था दोस्तों। तो आर्कियोरेप्टिक्स जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिली है। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था। तो यह भी याद रखना है कि यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृप की भांति लंबा पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को यह सिद्ध करता है दोस्तों आर्कियोरेप्टिक्स। नेक्स्ट है दोस्तों आर्कियोरेप्टिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच में की संयोजक है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों किसके बीच का यह संयोजक है? तो यह सरीसृप एवं पक्षियों के बीच का संयोजक है। नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज है। तो मैमथ किसका पूर्वज है दोस्तों? तो यह हाथी का पूर्वज है। डायनासोर थे। तो डायनासोर किस युग से थे संबंधित दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, ये मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर जो थे दोस्तों यह मेसोजोइक सरीसृप थे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाव्य यानी मेसोजोइक ईरा में थे। मध्यजीवी महाकाल को 3 कल्प ट्रायसिक कल्प, जुरैसिक कल्प तो क्रीटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रीटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा। ये याद रखना है, क्रीटेशियस में किसका किसका विकास होता रहा है? तो डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरने से डायनासोर सहित 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हो गई थी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है।
डायनासोर रहे थे, तो डायनासोर किस युग में रहे थे दोस्तों? तो यह मेसोजोइक युग में रहे थे दोस्तों। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगुलिन, कच्छप, बाज, सैलमेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें सैलमेंडर, अजगर और कंगारू का जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। दिए गए विकल्पों में सैलमेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने जीव विज्ञान के प्रथम जो 2 चैप्टर थे उनको हम लोगों ने कवर किया है घटना चक्र का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ पर डाउनलोड कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।